हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से पहला यूनिट को हम लोग डिस्कस कर लिए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ना, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स का जो पहला पार्ट था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हमने डिस्कस कर लिया। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सेकेंड यूनिट के बारे में, जो कि सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स पार्ट 2 करके दिया हुआ आपका सिलेबस में। तो उसमें हम बात करेंगे किससे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो साइटोस्केलेटन क्या होता है ना, जो साइटोस्केलेटन होता है ये कहाँ पाए जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, ये सारे चीज के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ साइटोस्केलेटन के साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी। अब वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया। किसके बारे में बात करेंगे सर? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हम लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते आ गए हैं कि सर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। और इसके पीछे जो रीजन है, क्या साइंटिफिक क्लू है, कौन साइंटिस्ट को बताया था कि इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, क्या वाकई में इसमें से एटीपी का रिलीज होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ये सारा चीज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास में आप सबसे पहले पेन पेपर लेके बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट हम टर्म्स आपके सामने नोट करने वाले हैं, या फिर यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपके सामने आएगा, तो वो अपने कॉपी में उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें सर, साइटोस्केलेटन वर्ड देखिएगा क्या लिखा हुआ है, साइटोस्केलेटन। आप याद कीजिए कि जब भी आपको बायोलॉजी का कोई वर्ड थोड़ा लंबा चौड़ा देखने को मिल जाए, तो उसको कोशिश कीजिए कि दो हिस्सों में तोड़ दें, है ना, दो हिस्सों में तोड़ दें, जैसे स्प्लिट कर दें। जैसे आपका वर्ड है आपका पहला साइटो और दूसरा है स्केलेटन, ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा। अब जैसे साइटो वर्ड है, इसका मतलब होता है साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है साइटोप्लाज्म। हम लोग अभी पढ़ के आए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पढ़ के आए हैं, पहले यूनिट में पढ़ के आए हैं सर। साथ ही साथ स्केलेटन की बात करें, याद कीजिए तंत्रिका तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे ना क्लास 11th-12th में, 11th में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी बॉडी में जो बॉडी के अंदर जो बोन्स पाई जाती हैं, ये बोन्स क्या करती हैं? बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जैसे हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, स्केलेटन सिस्टम, है ना, स्केलेटन सिस्टम पाए जाते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, जो हम हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र न्यूक्लियस वाला हो, नर्वस सिस्टम हो, एक बार आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, स्केलेटन वाला। ठीक है, स्केलेटन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अगर ये जो स्केलेटन सिस्टम है हमारी बॉडी में क्या कर रही है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। हमारी बॉडी में क्या कर रही है सर? सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं, सॉरी स्केलेटन सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब ध्यान में देने वाली ये बात है कि ये स्केलेटन है कहाँ? ये जो स्केलेटन है कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म में है, इसलिए यहां पे वर्ड यूज किया गया है साइटो। क्या वर्ड यूज किया गया है सर? साइटो यहां पे वर्ड यूज किया गया है, यानी कि हमारे सेल में जो साइटोप्लाज्म होगा, अभी साइटोप्लाज्म कहां है सर? हमारे सेल के अंदर है। तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इस सेल में जो स्केलेटन पाए जाएंगे, उन्हीं स्केलेटन को क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग देखेंगे ये कितने टाइप के होते हैं, ये भी चीज देखेंगे। क्या ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं या माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये सारे चीज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपका जो टर्म है, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, 30-40% ही क्लियर हो गया होगा कि इस टॉपिक में हम किसकी बात करने वाले हैं। कि सपोज कीजिए इस टॉपिक में हम किसकी बात करने वाले हैं, कोई भी सेल है, उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, उस साइटोप्लाज्म में अलग अलग टाइप के स्केलेटन होगा, जो कि उस सेल को सपोर्टिंग प्रोवाइड करेगा या फिर कोई शेप प्रोवाइड कर देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन सिस्टम या फिर साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। चलिए यहां पे आप स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या दिया है? देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द फ्रेगमेंटेशियस प्रोटीन स्ट्रक्चर विच आर द फॉर्म द नेटवर्क इन द साइटोप्लाज्म। क्या बात कर रहा है? सबसे पहले यही बात हुआ सर, देखिए अगर कोई सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स लगे रहेंगे। ठीक है सर, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स लगे रहे हैं, तो इन्हीं साइटोप्लाज्म में, इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में क्या होता है? फिलामेंटस प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सर? फिलामेंटस
प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और ये फिलामेंटस प्रोटीन के स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सेल में सपोर्टिंग प्रोवाइड करते हैं। सेल में क्या करते हैं सर, सेल में सपोर्टिंग प्रोवाइड करेंगे और ये कई सारे एक तो है नहीं, यहाँ पे कई सारे फिलामेंट हैं और ये कई सारे फिलामेंट मिलके एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी को हम लोग साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। कुल मिला के बात यही हुई कि सेल के अंदर जो भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है और ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना होता है, तो फिलामेंटस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े हम लोग दूसरे स्लाइड पे चले तो ये दिया है जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है ये दो टाइप के होते हैं। सॉरी, ये दो टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या वर्ड है यहाँ पे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे वर्ड है माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है आपको माइक्रो और दूसरा होता है ट्यूब्यूल्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता था लार्ज, है ना। और ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या हो गया सर, ट्यूब्यूल्स का मतलब हो गया ट्यूब्स। ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या हो गया, ट्यूब्स, यानी कि ऐसे ट्यूब जो कि साइज में क्या हो, बहुत छोटे हो, है ना। ऐसे ट्यूब्स जो साइज में बहुत ही छोटे हो, उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, माइक्रो ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सर, माइक्रो ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। आई होप यहां तक की बातें क्लियर हो गई हैं। सर अगर इसकी डिस्कवरी की बात पता चल जाता कि इसको कौन डिस्कवर किया, माइक्रोट्यूब्यूल से इनको सबसे पहले कौन डिस्कवर किया, सबसे पहले कौन एग्जामिन किया, तो बात मजा आ जाता फिर। ठीक है, तो चलिए, दिस वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, कौन साइंटिस्ट थे, यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे, दोनों साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, रट लीजिए, ये एग्जाम में आएगा। क्या नाम है इनका, रोबोटिस और फ्रिंस, या फिर फ्रेंची जिसको कहते हैं, है ना, रोबोटिस और फ्रेंची। ये दो साइंटिस्ट हैं, जो दो साइंटिस्ट कब काम किए थे, 1953 में। ये बताए थे क्या कि जो सेल होता है इनके पास क्या होता है, नर्व्स फाइबर होते हैं। क्या होते हैं इनके पास, नर्व्स फाइबर होते हैं, यानी कि इन द एक्सोन ऑफ द मेडुलेटेड नर्व्स फाइबर्स एंड द वेयर द नेम्ड हैज द न्यूरोट्यूब्यूल्स। सबसे पहले ये काम किस पे देखे थे, ये सबसे पहले देखे थे किसमें देखे थे, कि देखे थे किसमें, नर्व सेल्स में देखे थे। किसमें देखे थे, नर्व सेल्स में देखे थे, नर्व फाइबर्स में देखे थे। और नर्व फाइबर्स में देखते ही ये बताए थे, वहां पे ये नाम दे दिए थे, ये जो ट्यूब्यूल्स देखने को मिल रहा है ये क्या है, न्यूरोट्यूब्यूल्स है। क्या है ये, न्यूरोट्यूब्यूल्स है। और यहीं से इनका नाम फिर आगे चल के इनका माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर जो भी नाम दिया गया हो। अगर अच्छा इनकी पोजीशन की बात कर लेते हैं, अगर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स इनको कैसे देख सकते हैं सर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको इजीली वे में देख सकते हैं। किसमें देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देख सकते हैं। और ये कहाँ किसमें होता है सर, यूकैरियोटिक जितने भी सेल्स होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक की बात नहीं कही जा रही है, यूकैरियोटिक की बात की जा रही है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स जितने भी होते हैं उनमें ये पाया जाता है। और किस फॉर्म में पाया जाता है सर, सीलिया के फॉर्म में पाया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्लैजिला के फॉर्म में पाया जाएगा, सेंट्रियोल्स, बेसल बॉडी, एस्ट्रल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर, एस्ट्रल फाइबर, जब भी हम लोग सेल साइकिल पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे जो काइनेटोकोर्स है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, ये ना, ये स्पिंडल फाइबर से पोल से जुड़े रहते हैं। काइनेटोकोर्स होता है, एस्टर फाइबर्स होता है, तो यहाँ से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, स्पर्म टेल्स में ये होते हैं, न्यूरो एक्सियल नर्व फाइबर में होते हैं। तो यहाँ पे ये तमाम सारे पोजीशन ये देखने को मिल सकते हैं। दिस आर एब्सेंट। अब आपसे इतना तो पता हो गया कि कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, लेकिन अगर एब्सेंट पूछ लिया जाए तो बताएंगे सर अमीबा में ये एब्सेंट होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स में एब्सेंट होते हैं, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स उनमें ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे इनकी स्ट्रक्चर की बात कर ले। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर पूछ दिया कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, तो होलो स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। कैसे होते हैं, होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप का ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इनका जो साइज होता है, डायमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डायमीटर आपको याद करके या फिर यहाँ पे मार्क लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, डायमीटर पूछ लेगा। कितना होता है, 250 एंगस्ट्रॉन का इनका डायमीटर होता है। और
इनका अगर ल्यूमन की बात करें तो 150 एंगस्ट्रॉन की इनकी ल्यूमन देखने को मिलती है। सर इनकी मोटाई की बात कर लें तो 50 एंगस्ट्रॉन की इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, यानी कि ये जो होगा ना, ये उनकी जो वॉल होंगी 50 एंगस्ट्रॉन की इनकी थिकनेस देखने को मिलेगी। ये जो वॉल होता है वो 13 पैरेलल प्रोटोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, यानी कि 13 पैरेलल इस तरह कितने होंगे 13 टाइप्स के प्रोटोट्यूब्यूल्स होंगे पतले पतले, उससे इनके वॉल्स मिलके तैयार बन के तैयार होते हैं। इनमें जो होता है सीरीज ऑफ ग्लोबुलर को क्या बोलते हैं, बीटा डायमेरिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो एग्जामिनर का कहीं से भी मन है पूछ सकता है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगला बात करें सर इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। इनके केमिकल कॉम्पोजिशन कौन कौन से होते हैं, तो दे आर द मेनली फॉर्म्ड ऑफ द ट्यूबिलिन प्रोटीन। ये कहां बनते हैं सर, ट्यूबिलिन प्रोटीन से की मदद से ये बनते हैं। और ये जो ट्यूबिलिन प्रोटीन होते हैं दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, एक होता है ए ट्यूबिलिन मॉलिक्यूल्स और दूसरा होता है बी ट्यूबिलिन मॉलिक्यूल्स। कहीं कहीं अल्फा ट्यूबिलिन भी लिखा रहता है, बीटा ट्यूबिलिन भी लिखा रहता है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और ये कैसा होता है, हेलिकल मैनर में ये देखने को मिलता है इनका केमिकल कॉम्पोजिशन। आगे देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फिर इनकी फंक्शन की बात करें, इनका फंक्शन क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, तो ये क्या होता है, ये क्या एक तरह से स्टिफ फॉर्म में होता है, टाइट कठोर फॉर्म में होता है। और ये कहां पाया जाता है, साइटोस्केलेटन में पाया जाता है, जो कि सेल के शेप में फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। साथ ही साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो यहां से आप ये बात को याद करके रखेंगे, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो कठोर फॉर्म में होता है, टफ फॉर्म में होता है, और ये साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है। बात क्लियर है सर। ये क्या होता है ना, सेल का शेप में प्रोवाइड करने का काम करता है, साथ ही साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करने का काम करता है। सर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इनमें सिलिका और फ्लैजिला पाया जाता है, जिसकी मदद से ये लोकोमोशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ फीडिंग में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन करता है। अभी हम लोग लास्ट स्लाइड में देखे थे, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो स्केलेटन फाइबर का फॉर्मेशन करने में मदद करता है, और ये माइटोटिक अपरेटस का काम करता है। याद कीजिए बॉटनी में हम लोग माइटोसिस और मियोसिस को डिस्कस किए थे। जब भी क्रोमोसोम की मूवमेंट होगी या फिर सेल डिवीजन होगा, वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सेल के डिवीजन होने में, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, जो क्या होता है स्पोर्स के फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, जो 13 ट्यूब्यूल पैरेलल फ्रैगमेंट में सब यूनिट से ये मिलके बने होते हैं। और इसके फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है ये न्यूरल एक्सिस में भी पाए जाते हैं, न्यूरल एक्सिस में भी पाए जाते हैं, जो कि जो जितने भी नर्व इंपल्स होते हैं, जो भी मैसेज आता है उसको कंडक्ट करने में या फिर ट्रांसमिट करने में, ट्रांसमिशन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, जितने भी इंपॉर्टेंट पिगमेंट होते हैं, जैसे क्या हो गया क्लोरोफिल पिगमेंट हो गया, क्रोमेटोफोर वाले पिगमेंट हो गए ना, ये कलरेशन को प्रोवाइड करने में भी हेल्प इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हम लोग का स्किन का जो कलर है, स्किन का कलर कौन होता है, क्रोमेटोफोर्स होता है ना। तो स्किन का कलर में जो क्रोमेटोफोर्स है उनको भी अपीयर कराने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, माइक्रोट्यूब्यूल्स। साथ ही साथ अगर बात करें, ये माइक्रो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि ये मतलब हो गया कि सेल के अंदर कुछ भी कोई भी फ्लूइड का ट्रांसमिशन होना है, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट कराना मॉलिक्यूल्स का या फिर आयरन का, तो यहाँ पे क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद ली जाती है, और यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है, माइक्रो सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इसमें सेलुलोज के फाइबर्स भी लगे रहते हैं। तो ये भी चीज आप ध्यान में रखेंगे कहां पे, जब भी हम प्लांट की सेल वॉल की बात करेंगे तब, ठीक है। प्लांट की सेल वॉल की बात करेंगे तब यहाँ पे सेलुलोज की अरेंजमेंट भी देखने को मिलती है। सर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद आता है सर मैक्रोफिलामेंट या फिर मैक्रोफिलामेंट, है ना। मैक्रो का मतलब क्या हो गया, माइक्रोफिलामेंट। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है माइक्रो और दूसरा फिलामेंट। माइक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा। माइक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा। और फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो फ्रैगमेंट्स अभी हम लोग देख क्या है, टिब्यूल्स की बात कर लें, बड़े बड़े टिब्यूल्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसकी पोजीशन की बात कर लें, ये किसका पार्ट है, साइटोस्केलेटन का ही पार्ट है। एक माइक्रो था, एक मैक्रो था। चलिए, दिस आर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक।
ये क्या होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इजिली देख सकते हैं। ये लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं सर, सिलेंड्रिकल फॉर्म के होते हैं, सॉलिड फॉर्म के होते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर से ये भी मिलके बने होते हैं, जिस तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके बने थे। और ये भी आपके यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में कतई ये पाए नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। दिस आर द प्रेजेंट इन द माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई याद कीजिए, जब हम लोग इंटेस्टाइन पढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे विलाई होता है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वह मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, तो वहां पे ये कहीं ना कहीं पाए जाएंगे। मसल्स फाइबर्स, जिसको माइकोफिलामेंट के नाम से जानते हैं, जो मसल्स फाइबर्स होते हैं ना, यहाँ पे भी ये मायोफिलामेंट ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज बता सकते हैं सर ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, अभी हम लोग देख लिए थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होता है। ये किसके साथ एसोसिएशन बनाता है, तो स्यूडोपोडिया में, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, साथ ही साथ फाइब्रोब्लास्ट में ये क्या करता है, अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन को परफॉर्म कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर इसकी डिस्कवरी की बात कर लें, जो माइक्रोफिलामेंट होता है इसकी डिस्कवरी कौन किया था, तो प्लेजविज नाम के साइंटिस्ट थे। कौन नाम थे, प्लेजविज नाम के साइंटिस्ट थे। और कब किए थे, 1974 में ये डिस्कवर किए थे कि हमारे साइटोप्लाज्म में माइक्रोफिलामेंट भी पाया जाता है, जो कि इलोंगेटेड लॉन्ग फॉर्म में देखने को मिलता है। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो जो मायोफिलामेंट होता है ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है ना, सॉलिड फ्रेगमेंट होता है। और इनका जो डायमीटर होता है कहीं ना कहीं 50 से 60 एंगस्ट्रॉन का डायमीटर ये देखने को मिलता है। इनमें क्या होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ बंडल्स ऑफ सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां से ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन की बात कर लें, तो ये क्या होता है, एक एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है सर, एक्टिन लाइक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। अगर इसकी फंक्शन की बात कर लें, इनमें इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो ये जो साइटोस्केलेटन होता है ये हेल्प करता है, मदद करता है सेल की शेप में, साथ ही साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर बात कर लें कि ये जो मायोफिलामेंट होता है माइक्रोफाइब्रिस होता है, मसल्स फाइबर्स में पाया जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी की मूवमेंट में, है ना। जब भी मूवमेंट करता है जाहिर सी बात है मसल्स वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जब मसल्स का जो कंडक्शन होगा, कंट्रक्शन होगा, वहां पे मायोफिलामेंट का इंपॉर्टेंट रोल प्ले देखने को मिलेगा। ये साथ ही साथ माइक्रोविलाई में भी पाया जाता है, जहां पे क्या होता है, मोमेंट देखने को मिलता है फूड के एब्जॉर्प्शन का, है ना। मायोफिलामेंट क्या करता है, मायोविलाई में पाया जाता है, जिससे वहां पे इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे देख लें, आगे और क्या फंक्शन इसके दिए हुए हैं, तो हाँ सर और फंक्शन दिए हुए हैं। ये इंटरसेलुलर मूवमेंट में भी मदद करता है, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स में से जो भी मॉलिक्यूल्स या फिर आयन मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स निकलेंगे, तो वो एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल्स तक पहुंचाना है, यानी कि इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट कराना है। तो यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सर जब एनिमल का जो सेल होता है ना, एनिमल के सेल में जब क्लीवेज होता है, एनिमल सेल जब क्लीवेज होता है ना, क्लीवेज यानी कि कोशिका विभाजन होता है ना, जायगोट के बाद जब क्लीवेज होता है ना, सेल डिवाइड होता है, तो वहां पे माइक्रोफिलामेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले अपना करता है सेल को डिवाइड करने में। साथ ही साथ ये बात कर लें एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, तो अब सेल के अंदर जो भी मटेरियल है साइटोप्लाज्म में इधर उधर कराना है, तो उसको एंडोसाइटोसिस करते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारे तमाम सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप याद करके रखेंगे। एमोबाइड में ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है ना। ल्यूकोस, ब्लड के ल्यूकोसाइट में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइगोसाइटोसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट होता है ना। और एमोबियाइड हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा में ये रहता है और वहां पे इंपॉर्टेंट प्ले करता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, इसका फंक्शन काफी है, इतना चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला होता है माइक्रो बॉडीज, है ना।
क्या होता है सर, माइक्रो बॉडीज। ये जो माइक्रो बॉडीज होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। कैसे होते हैं सर, छोटे साइज के होते हैं, और ये सिंगल मेम्ब्रेन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं सर, सिंगल मेम्ब्रेन से ये मिलकर बने होते हैं। और ये कैसे होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होता है, जो कि दोनों में पाए जाता है, प्लांट में भी पाए जाएंगे और साथ ही साथ एनिमल के सेल में पाए जाते हैं। तो माइक्रो बॉडीज अगर पूछा जाए कि ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आप बताओगे आंख बंद करके सर ये प्लांट और एनिमल का दोनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, देखने को मिलता है। ठीक है, और इनके स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि एंजाइम में, एंजाइम के रिगार्डिंग ही इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन देखने को मिलता है, जो कि आगे दिया हुआ है। पहला है पर ऑक्सीसोम, है ना, पर ऑक्सीसोम। ये कौन डिस्कवर किया था, ये इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये पूछा जाएगा, जो पर ऑक्सीसोम है कौन डिस्कवर किया था। तो एक साइंटिस्ट है डी डुवेल, क्या नाम है इनका, डी डुवेल नाम है इनका, 1969 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि पर ऑक्सीसोम का, हु डिस्कवर पर ऑक्सीसोम, तो क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा, डी डुवेल। या फिर वाइवा में भी पूछा जा सकता है, कब है, 1969 में ये पूछा गया था, बताया गया था। दिस आर द फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं। ये कैसे सेल होते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं, जो कि प्लांट में पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल के लीवर में और एनिमल के किडनी के जो सेल होते हैं वहां पे भी पाए जाते हैं, है ना। और ये एनिमल कौन हो सकता है सर, वर्टिब्रेट्स। ये बात ध्यान में रखेंगे, ये जो पर ऑक्सीसोम है प्लांट, सारे प्लांट्स में पाए जाएंगे, ठीक है, सारे प्लांट्स में पाए जाएंगे। और क्या इंपॉर्टेंट काम करेगा ये, फोटोसिंथेटिक्स में ये मदद करेगा। लेकिन जब भी हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो इसमें जो इनके जो लीवर होते हैं लीवर में पाए जाएंगे, और साथ ही साथ किडनी के सेल्स में ये पाए जाते हैं। और ये जो मैट्रिक्स होता है ना, ऑक्सीडाइज करता है, कैटालाइज करता है एंजाइम को, और वो इन्वॉल्व कराता है फॉर्मेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, वाटर में का फॉर्मेशन कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो ये हो गया परऑक्सीसोम के बारे में। साथ ही साथ आता है आपका ग्लाइकोसोम, ये भी इंपॉर्टेंट, जितना परऑक्सीसोम इंपॉर्टेंट है उतना आपका ग्लाइकोसोम भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये डिस्कवर कौन किया था, तो बेवर्स नाम के साइंटिस्ट थे 1963 में। सबका इंपॉर्टेंट डेट आप याद करके रखेंगे कि कौन से ईयर में डिस्कवर किया गया था, 1969 में। और ये कहां पाया जाता है, फैट रिच प्लांट सेल में पाया जाता है। जिस प्लांट के सेल में फैट ज्यादा होते हैं वहां पे क्या पाया जाता है, ग्लाइकोसोम्स के नाम से फॉर्मेट पाया जाता है। दिस इन्वॉल्व द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। बीटा ऑक्सीडेशन जब फैट का होता है तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ग्लाइको जियोजेनेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये करता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका स्पोरोसोम्स। क्या बोलेंगे सर, स्पोरोसोम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कौन डिस्कवर किया था, तो प्लीमर नाम के साइंटिस्ट थे 1953 में, जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किए थे। और ये कहां पाए जाते हैं सर, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन किसके लिए करना होता है, स्टोरेज ऑफ फैट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये हाइड्रोलिटिक एक्टिविटीज को भी परफॉर्म कराता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं क्या, प्लांट लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये सारे प्लांट में होते हैं। तो एनिमल के रिगार्डिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार इसको अपने नजर से देख लीजिए, हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो क्या ही मतलब है ना। आप ये मत सोचिए सर जूलॉजी है तो जूलॉजी में प्लांट वाला पढ़ रहे हैं, तो नहीं, ये आप एक बार देख लीजिएगा। सर माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स में अगर डिफरेंशिएट पूछ दिया जाए तो क्या लिखेंगे सर, जो माइक्रोफिलामेंट होता है ये क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, लेकिन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये होता है, दे डू नॉट प्रोसेस द लॉन्गिट्यूडनल सब यूनिट। इसमें कोई लॉन्गिट्यूडनल सब यूनिट नहीं होता है। लेकिन जब भी हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर रहे थे वहां पे 13 प्रोटोफिगमेंट्स की बात कर रहे थे, जो कि 13 क्या था, पैरेलली अरेंज थे। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा ये बताएंगे सर, जो माइक्रोफिलामेंट होता है ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है ये होलो ट्यूब्यूल्स होते हैं। कैसे होते हैं सर, होलो ट्यूब्यूल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म के होते हैं। चौथा बता दें, माइक्रोफिलामेंट्स में ये किससे मिलकर बने होते हैं सर, एक्टिन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि ये किससे मिलके बने होते हैं। अच्छा, माइक्रोफिलामेंट में और क्या बता सकते हैं सर, इनका जो डायमीटर होता है 5 से 6 नैनोमीटर का डायमीटर देखने को मिल सकता है नॉर्मली, और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें 25 नैनोमीटर का डायमीटर देखने को मिलता है। वहां पर हम लोग एंगस्ट्रॉन की बात कर रहे थे, यहाँ पे नैनोमीटर की बात कर रहे थे, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। जिनको लग रहा है थोड़ा तेज चल रहे हैं तो अपनी स्पीड को थोड़ा धीमे कर लीजिए, क्योंकि हम लोग के पास पढ़ने बहुत हैं, है ना, तो इसलिए थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। आप लोग अपना स्पीड को थोड़ा कम कर लीजिएगा। अच्छा, एक ऑर्गेनेल्स की हम लोग बात कर रहे थे, जो कि हम लोग ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे। ये साइटोस्केलेटन खत्म, दूसरा ऑर्गेनेल्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे सर? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। और ये क्या रिलीज करता है? एटीपी, जिसको क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले देखें सर, इसको डिस्कवर कौन किया था। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोलिकर। क्या नाम था इनका? कॉलिकर नाम था। और ये कब किए थे? 1880s में सबसे पहले इसको डिस्कवर किए थे। और ये कहां से डिस्कवर किए थे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम तो सबको याद कर लेता है, लेकिन एग्जामिनर जो घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि कहां से डिस्कवर किए थे, तो डिस्कवर किए थे वॉलंटरी मसल्स ऑफ इंसेक्ट, फ्लाइट इंसेक्ट के। जो इंसेक्ट होते हैं ना, जो फ्लाई, जितने भी उड़ने वाली मसल्स इंसेक्ट होती हैं, जैसे हाउस फ्लाई हो गई, ग्रास होपर हो गए, है ना, आपके क्या कहते हैं, बटरफ्लाई हो गए, हनी भी हो गए, तो ये सारे इंसेक्ट हैं। तो इनके जो वॉलेंट्री मसल्स हैं, उस वॉलेंट्री मसल्स को जब स्टडी किए तो वहां से ये बताएं कि सर ये इनको जो एनर्जी मिल रही है ये कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, यहां से इनको एटीपी का फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन इनको की जा रही है, जिससे ये हाइट फ्लाइट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आगे बात कर ले, जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है माइट्रो, जिसका मतलब होता है थ्रेड, और दूसरा होता है कॉन्ड्रियन, जिसका मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। ये टर्म कौन दिया था? ये दिए थे सी बेंडा। कौन दिए थे? सी बेंडा। ये कब दिए थे? 1897 में। कब दिए थे? 1897 में। और डिस्कवरी कब हुई थी? 1880s में। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसकी अकरेंस की बात कर ले। दे आर एब्सेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में सर ये नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे सर? ये जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, एक्सेप्ट जो मेमेलियन मैच्योर आरबीसी होता है। आरबीसी है ना, रेड ब्लड सेल। उस रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं सब में पाए जाएंगे, लेकिन कहां नहीं होंगे? तो ये आपके आरबीसीज में नहीं होंगे। और वो भी कैसा आरबीसी होना चाहिए? जो मैच्योर आरबीसी है वहां पे ये नहीं होगा। सर शेप की बात कर लें, इनका शेप वेरिएबल हो सकता है। मे भी ये ग्लैंडुलर फॉर्म के हो सकते हैं, फाइब्रल फॉर्म के हो सकते हैं, स्पेरिकल फॉर्म के भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि ईस्ट में की बात कर लें सर, ये ओवल शेप के भी देखने को मिल सकते हैं, डिस्क्वाइडल शेप के भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग शेप साइज में ये देखने को मिल सकते हैं। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनकी साइज की बात कर लें। इंपॉर्टेंट है, यहाँ साइज आपकी पूछी जा सकती है कि इनकी साइज कैसे होती है। सर इसके जो वेरिएबल शेप एंड साइज का शेप का है ये है, साथ ही साथ ये डिपेंड करेगा कि ये मेटाबॉलिक स्टेट इसका कैसा है सेल का, है ना, कि मतलब जो सेल है वहां पे से एनर्जी का ज्यादा प्रोडक्शन कराना है, तो वहां पे जो सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज होगा बड़ा होगा कहीं ना कहीं। अगर सेल से एटीपी का कम प्रोडक्शन कराना है तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का साइज क्या होगा? छोटा हो सकता है। तो ये डिपेंड कर सकता है कि सेल में किस टाइप का एटीपी का प्रोडक्शन कराना पॉसिबल होता है ना। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर नॉर्मली साइज देखा जाए तो 1 से 4 म्यूएम की लेंथ भी देखने को मिलती है, और 0.2 से 1.0 म्यूएम की डायमीटर इसकी देखने को मिलती है। और इसको विजिबल हम कैसे देख सकते हैं? विजिबली हम स्टडी कर सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से, इसको हम इजिली विजिबल स्टडी कर सकते हैं। चलिए 3-4 पेज और है, इसको देख लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं हम लोग।
नंबर एंड पोजीशन की बात कर लें, इसमें कितने नंबर्स और कितने पोजीशन होते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग बात किए हैं कि सेल में जैसा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी नंबर भी डिसाइडेड की जाएंगी और इनका शेप एंड साइज भी डिसाइडेड की जाती है। ठीक है, मेटाबॉलिक रेट पे ये डिपेंडेंट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं मेटाबॉलिकली, अपने एक्टिविटी सेल को परफॉर्म कराते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो एक होता है, वो किसमें होता है, ईस्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद करके रखेंगे। क्लेमाइडोमोनास है, कोरेला है, एक्सेट्रा, इसमें क्या होते हैं, एक नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। कुछ आपके प्रोटोजोन्स भी हैं, जैसे ट्रिप्नोसोमा है, माइक्रोसोमनास है, इसमें एक नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये आपके जितने फ्लाइट मसल सेल हैं या फिर हम लोग के मसल्स हो गए, है ना, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे ये इनका नंबर क्या होंगे, ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ईस्ट, क्लेमाइडोमोनास और बाकियों के। अगला है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात कर लें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये दो लिमिटिंग मेम्ब्रेन में डिवाइडेड होते हैं बस। ठीक है, दो लिमिटिंग मेम्ब्रेन में डिवाइडेड होते हैं जिसमें दो चैम्बर बने होते हैं, है ना। ये दो चैम्बर क्या होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम से ये मिलकर बने होते हैं, जो कि अभी हम लोग अगले स्लाइड के जो फिगर है उस पर हम देखने को मिल जाएगा। जैसे ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। सबसे पहले क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया का एक आउटर लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर होता है। जैसे सपोज कोई यहाँ पे देखो, ये बना हुआ है आपका, ये देखो, ये राइबोसोम है इसके पास, है ना, ऑक्सीसोम है, डेंस ग्लेन्यूल्स है, इसको डेंस ग्लेन्यूल्स कह रहे हैं, है ना। इंटरनल क्रिस्टिया पाई जाती हैं, है ना, इनर क्रिस्टिया गोल्जी बॉडी में भी पाए जा रहे थे, वहां पे नाम अलग था, ध्यान देना। यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, क्रिस्टिया हो गया, है ना। फिर आपका यहाँ पे डीएनए के पार्टिकल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ऐसे हैं जिनके पास खुद के डीएनए होते हैं। तो ये चीज भी आप फिगर से ध्यान में रखेंगे। जब भी ये पीडीएफ मिले तो आप यहाँ से क्या करेंगे, फिगर को अपने कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे। अगला है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जैसे कि अभी हमने बात की है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन होता है, दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, अच्छा, जो मेम्ब्रेन होता है आउटर मेम्ब्रेन, ये 60 एंगस्ट्रॉन थिक होते हैं। इनकी मोटाई अगर बात कर लें आउटर मेम्ब्रेन की तो 60 एंगस्ट्रॉन की इसकी थिकनेस देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज हो गई आउटर मेम्ब्रेन, जो कि लेस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये परमिएबल होते, फ्रीली परमिएबल होते हैं। लेकिन इनर मेम्ब्रेन की बात कर लें तो ये इसमें क्या होता है, मोर प्रोटीन होते हैं, है ना। आउटर में कम प्रोटीन थे लेकिन इनर वाले में मोर प्रोटीन होते हैं, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाला प्रोसेस परफॉर्म नहीं करता है। आगे बात करें हम लोग कि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ये स्मूथ होता है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये स्मूथ ना होके ये रफली फॉर्म में होता है, और ये कहीं ना कहीं ये इनवर्ट की तरफ ये प्रोड्यूस होता है, और वहां पे नंबर ऑफ फोल्ड का प्रोडक्शन करता है। और ये जो नंबर ऑफ फोल्ड होते हैं इसको किस नाम से जानते हैं, इसी को आपको क्रिस्टिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टिया के नाम से जानते हैं, जो कि इनर सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, और यहीं से इनर वाले सरफेस एरिया में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। जैसे ये सेल है ना, ये सेल है, ये जो इनर एरिया वाला है हिस्सा दिख रहा है, ये जो हिस्सा यहीं पे क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये हो गया ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहीं पे देखने को मिलते हैं। ये जो क्रिस्टिया होते हैं ये ब्रांच फॉर्म में भी हो सकते हैं, अनब्रांच फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखेंगे, और साथ ही साथ ये फिंगर लाइक में भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि हम लोग फिगर में अभी हम लोग बात कर ही लिए थे बस। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही बात कर लें, सर जो नंबर ऑफ क्रिस्टिया होते हैं ये डिपेंड करते हैं साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब जितना बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया का साइज होगा उतना नंबर ऑफ क्रिस्टिया क्या होंगे, ज्यादा होंगे, या फिर नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का साइज छोटा होगा तो नंबर ऑफ क्रिस्टिया भी क्या होंगे, कम होंगे, है ना। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ हम लोग बात भी किए थे कि इनमें जो मेटाबॉलिक रेट होंगी, है ना, मेटाबॉलिक रेट का मतलब जो भी इंपॉर्टेंट काम कराना होगा उसके अकॉर्डिंग भी क्या होंगे, नंबर ऑफ क्रिस्टिया डिपेंडेंट करेंगे। जो इंट्रा क्रिस्टिया स्पेसिस होता है ना, इसकी कंटिन्यूअस होता है विद द आउटर चैम्बर में।
जो कि एम फेज का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है सर? एम फेज का फॉर्मेशन करता है, जिसको मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन वहीं पे इनर मेम्ब्रेन की बात करें, जो कि सीरीज ऑफ इरेगुलर फॉर्म का होता है, और ये एफ पार्टिकल्स या फिर नॉब लाइक एफ पार्टिकल्स के नाम से इसको जानते हैं। तो आउटर जो इनर मैट्रिक्स होता है उसको एम फेस कहते हैं, और जो आउटर वाले होते हैं उसको नॉब लाइक होते हैं, उसको एफ फेस या फिर एफ पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ये चीज भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इजी वे में देखा जा सकता है। जो F1 पार्टिकल्स हैं वो 3 पार्ट बनाते हैं, और ये 3 पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं अभी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, F1 पार्टिकल्स, M पार्टिकल्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा कहीं से। ये क्या F1 पार्टिकल्स, ये M पार्टिकल्स है ना, ये F पार्टिकल्स है, ये M पार्टिकल्स है। तो ये चीज ही बताया जा रहा है क्रिस्टिया की, है ना। तो ये मत होइए कि सर ये F पार्टिकल्स M पार्टिकल्स कहाँ से आ गया। अच्छा, जो F पार्टिकल्स 3 फॉर्म में होते हैं, जिसको बोलते हैं बेस पीस। सबसे पहले क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं क्या, बेस पीस करते हैं, जिसको F सब यूनिट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? F सब यूनिट के नाम से भी इसको जानते हैं। ये किस फॉर्म का होता है? इस रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर का होता है, जो कि इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। इनर मेम्ब्रेन में धंसा हुआ रहता है। दूसरा होता है स्टॉक, जिसको F और F नॉट सब यूनिट के नाम से जानते हैं, और ये हेड वाले रीजन पे पाए जाते हैं। जैसे ये है, सपोज कर ये है, ये हेड वाले रीजन पे इस तरह पाए जाते हैं। हेड वाले रीजन पे ये पाया जाता है F1 F नॉट पार्टिकल्स, ठीक है। दूसरा है हेड पीस, जिसमें F1 सब यूनिट होते हैं, जो कि स्पेरिकल शेप के, ये किस फॉर्म के हैं, स्पेरिकल शेप के, ये देखने को मिलते हैं F1 पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये चीज भी आप यहां से ध्यान में रखेंगे। चलिए, नंबर ऑफ जो F1 पार्टिकल्स हैं, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के पर नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करेंगे। जैसे 10,000 से लेके 1 लाख तक का नंबर ये देखने को मिल सकता है। अब जो हेड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इसमें एंजाइम होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है। यानी कि ये जो सपोज वो क्रिस्टिया है, यहाँ पे जो हेड पार्टिकल्स है, यहीं से क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है? एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जिसको एटीपी पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया मेम्ब्रेन के बारे में। दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स। अच्छा, ये था माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर, इसी का हिंदी में दिया है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आउटर और इनर मेम्ब्रेन चैम्बर, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन चैम्बर कौन कौन से होते हैं और इनर मेम्ब्रेन चैम्बर कौन से होते हैं? जैसे आउटर मेम्ब्रेन था, इनर मेम्ब्रेन का जो चैम्बर था ऐसे ऐसे वाला, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये क्या होता है, इसको दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन या फिर इंटर मेम्ब्रेन चैम्बर को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को, स्पेसेस को किस नाम से जानते हैं, या फिर चैम्बर को किस नाम से जानते हैं, तो पेरी माइट्रो मेम्ब्रेन के स्पेस के नाम से इसको जानते हैं। ये कहाँ लगे रहते हैं, तो ये मेम्ब्रेन पे लगे रहते हैं। और कौन से मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन हो या फिर इनर मेम्ब्रेन हो। चलिए, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म मतलब फ्लूइड भरा रहता है। जैसे सपोज कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच में खाली स्पेस है। इन खाली स्पेस में क्या होता है, इन खाली स्पेस में फ्लूइड भरा रहता है। या हो सकता है वाटर मिनरल्स भरा हो सकता है एंजाइम भरा हो। अब ये सब खाली नहीं रहेगा, इसमें क्या होता है, फ्लूइड, कोई ना कोई फ्लूइड भरा रहता है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन इजी वे में हो सके। फिजिक्स वाला फ्रिक्शन याद कीजिएगा, यहाँ पे घर्षण वाला जो प्रोसेस होता है ना, इजी वे में हो सके। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड भरे रहते हैं। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ये इनर साइड पे लगे रहते हैं मेम्ब्रेन के। इसमें क्या होता है, डेंसर फॉर्म में फ्लूइड भरे रहते हैं, जो कि क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और इसमें साथ ही साथ इसमें एंजाइम भी भरे रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन एंड सिंथेसिस, है ना। क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से जानते हैं, या फिर लिपिड सिंथेसिस के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। और ये कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग क्रैब साइकिल पढ़ेंगे ना, 11th याद कीजिए, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तो वहां पे क्रैब साइकिल आया था। तो क्रैब साइकिल में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, इनर मेम्ब्रेन वाला प्रोसेस। कौन करता है, इनर मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड भरा रहता है, जो डेंस फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, प्रोटीन सिंथेसिस है, लिपिड सिंथेसिस है ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्रैब साइकिल में, ठीक है। जहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है उस वाले प्रोसेस में, वो आगे का टॉपिक है। अच्छा, और कितना बच्चा है भैया, चलिए थोड़ा सा और बचा है, इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इनर मेम्ब्रेन हो गया,
इनर मेम्ब्रेन के बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं और ये राइबोसोम आपके 70S राइबोसोम होते हैं जिसको माइट्रो राइबोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इनका नंबर कितना हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, 2 से 6 के नंबर में ये देखने को मिल सकते हैं। कितने, 2 से 6 नंबर में ये हो सकते हैं और ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। सर जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है ना, राइबोसोम तो होता ही है, साथ ही साथ इनका खुद का डीएनए भी होता है ना, जिसको एमडीएनए या फिर टीडीएनए मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एमडीएनए, मैसेंजर डीएनए या फिर ट्रांसफर डीएनए के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये चीज भी आप याद करके रखेंगे। सर यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट का एक्यूमुलेशन भी देखने को मिलता है। किसका, कैल्शियम फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स के एक्यूमुलेशन होने का, यानी कि जमावट होने का भी हिस्सा देखने को हमको मिलता है। कहाँ में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। आगे बात कर ले सेमी ऑटोनॉमल क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सेमी ऑटोनॉमल माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये सारे रिक्वायरमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसा अभी हम लोग बात किए हैं। सर इसमें 70S राइबोसोम होगा जिसको माइट्रो राइबोसोम कर दिए। सर इनका खुद का डीएनए मॉलिक्यूल्स है जिससे ये क्या बना लेंगे, आरएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं जो कि mRNA हो गया। सर यहीं पे मैट्रिक्स में क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल इसी की वजह से कहते हैं, है ना। तो इसके पीछे रीजन क्या था, एटीपी को माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहने का। तो इसका मतलब ये हुआ सर जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसमें डीएनए भी है ना, इसी मैट्रिक्स में राइबोसोम भी है और ये राइबोसोम 70S का है। इसी मैट्रिक्स में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है। अब इसी के मदद से क्या होगा, एटीपी का मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। इसी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के को ही हम क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। तो ये सारा चीज आप वहां पे जो अभी हम बात किए वो चीज आप बता सकते हैं एग्जामिनर को। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है आपका माइटोकॉन्ड्रिया कैन फॉर्म द सम ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोटीन्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है सर, एटीपी के बनने के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जो कि डिपेंडेंट किस पे होते हैं। अब प्रोटीन तो बनना है लेकिन डिपेंडेंट किस पे होंगे, तो डीएनए पे डिपेंडेंट होंगे। किस पे डिपेंडेंट होंगे, डीएनए पे डिपेंडेंट होंगे, जो कि डीएनए पे डिपेंडेंट होंगे। साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम के साथ ये लगे रहते हैं, तो इस पे ये डिपेंडेंट होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स के नाम से इसको जानते हैं। तो ये चीज भी आप यहां से ध्यान में रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी के प्रोडक्शन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन का भी सिंथेसिस करता है, जिसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स या सेमी ऑटोनोमस प्रोटीन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन देखेंगे फिर ये खत्म हो गया। अब इसका माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर लिए पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, ये चीज हो गया। सर इसमें स्टोरेज बैटरी के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर, स्टोरेज बैटरी के नाम से जानते हैं। सर इसको एटीपी माइल्स के नाम से भी इसको जानते हैं, जहां पे क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कुल मिला के बात ये हुई कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगला बात कर लें। सर ये जो साइट होता है ना, थर्मोजिनेसिस का काम करता है। थर्मोजिनेसिस का मतलब जब टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपने एनर्जी के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। जैसे टेम्परेचर ज्यादा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, तो ठंडी के दिनों में क्या होता है, हमारे बॉडी इसको थोड़ा सा रब किए इस तरह हाथ को, गरम गरम निकलने लगता है ना, पूरा गर्म हो जाता है हाथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सेल रब करते हैं, फ्रैक्शन का फॉर्म में आते हैं, तो यहाँ इसी माइटोकॉन्ड्रिया से ये एनर्जी का फॉर्मेशन करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि थर्मोजिनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसे रब किए सेल को, अब टच किए तुरंत गर्म फील होने लग गया, थर्मोजिनेसिस। आगे है सर, ये जब ये न्यूक्लियस बनता है, यानी कि यॉक न्यूक्लियस बनता है, जो एग होता है ना, एग का जो अंदर जो पीला वाला हिस्सा होता है उसको यॉक के नाम से जानते हैं। तो जब भी यॉक न्यूक्लियस बनेंगे तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है ना।
जो क्या कंट्रोल करता है, वेलिटनोजेनेसिस का काम करता है। जैसे हम कभी भी ऑमलेट खाते हैं, है ना, जैसे फ्राई बनता है, फ्राई आप लोग फ्राई बनाते होंगे, तो जैसे ही अंडा को फोड़े तो उसमें से पीला वाला स्ट्रक्चर अलग निकलता है और व्हाइट वाला स्ट्रक्चर अलग निकलता है ना। ये दोनों आपस में मिले नहीं रहते हैं, सब दोनों अलग अलग रहते हैं। अब ये दोनों आपस में मिले नहीं है, अलग अलग हैं, इसके पीछे कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। वही हम इसको ग्लास में पूरा घोर दिए, मिक्स कर दिए, तब ये क्या हो गया, ये व्हाइट वाला पार्ट और न्यूक्लियस और यॉर्क दोनों आपस में मिल गया। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कोई काम नहीं कर पाया। लेकिन जब भी एग बनता है तो यॉर्क और न्यूक्लियस हमेशा अलग अलग रहते हैं, और यहाँ पे अलग रहने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया की इंपॉर्टेंट रोल प्ले होती है। ठीक है, ये रहा आपका फंक्शन। अब ये डिफरेंस रहा कि डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, जैसे क्या है, मेम्ब्रेन में बात कर ले कि जो क्रिस्टिया होता है इसमें आउटर मेम्ब्रेन में एब्सेंट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ हम लोग परमिबिलिटी की बात की है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन का होता है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जिससे कि मतलब बीच में दरार आ जाता है ना, जिसके वजह से ये मूव नहीं कर पाता। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन की बात करें, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इसमें 50% ही प्रोटीन होता है, लेकिन अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें लार्ज 80% ऑफ प्रोटीन देखने को मिलता है। कितना, 80% ऑफ प्रोटीन, किसी किसी में 80+ भी देखने को मिल सकता है। नेचर ऑफ लिपिड की बात करें तो जो आउटर लिपिड मेम्ब्रेन होता है ये लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं वो कार्डियोलिपिड से मिलकर बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से मिलकर नहीं बने होते हैं। तो ये भी जो ग्राफ है ना, ये जो टेबल है इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या फिर जब भी आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होगा तो वहां पे इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो आप यहां से बता सकते हैं अपने कॉपी में जब भी नोट करेंगे। तो ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के पूरे बारे में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, साइटोस्केलेटन क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग देख लिए, जो कि यूनिट सेकेंड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये चीज है। तो ये रहा, इसमें से आई होप कि इसमें से कोई भी डाउट होगा नहीं आपका, अगर डाउट होगा तो फिर आप हमसे इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छा, जब भी ये पीडीएफ मिले आपको फिर रिमाइंडर करा दें, जब भी पीडीएफ मिले तो आप इसको पीडीएफ को अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अपने कॉपी को कंप्लीट भी करते चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपका ध्यान में रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपने तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।